हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरंदे। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे रांची यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 7 का हिंदी ऑनर्स का। ठीक है, मेजर पेपर 16। आपका यहाँ पे पेपर का टाइटल क्या है? साहित्यिक विमर्श। जैसे आपने अगर किसी ने सिलेबस देखा होगा यूनिट 1 2, तो बड़ा भारी भारी वर्ड लग रहा होगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विमर्श वर्ड से। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानते हैं कि विमर्श का मतलब क्या होता है। आप लोग कभी ना कभी जरूर सुने होंगे विचार विमर्श करना, ऐसे करके सेंटेंस में आपने प्रयोग किया होगा। तो विमर्श का मतलब क्या होता है किसी, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम लोग विमर्श का परिभाषा क्या समझेंगे कि कोई खास जाति वर्ग जो हो गया ना, उसके बारे में क्या उनका एक्सपीरियंस है, उस बैकग्राउंड का क्या समस्याएं हैं, कैसे उनके आवाज को दबाया जा रहा है, तो वो क्या साहित्य के जरिए यहाँ पे क्या लाने का प्रयास किया गया है उस दबे हुए आवाज को, जो वो खुद वो नहीं बता सकते, वो कई साहित्यकारों ने बताने का प्रयास किया है, समाज के सामने लाने का प्रयास किया है, ताकि उन पे क्या हो सके, सुधार हो सके, लोगों की सोच बदल सके। और ये भी प्रमाणित करने के लिए कि वो भी इस क्या है, इस धरती का हिस्सा है, वो आम आदमी के तरह जैसे उच्च वर्ग के हैं जो निम्न को वैल्यू नहीं देते हैं। तो वही यहाँ पे बताने के लिए कि सब क्या है, बराबर है, कोई प्रोफेशन से बड़ा छोटा नहीं होता है मनुष्यता के आधार पे, अगर हम लोग देखेंगे तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वो उसका। ठीक है, तो यही विमर्श का अलग अलग आपको दिखेगा। नारी विमर्श दिखेगा, यहाँ पे कुछ खास वर्ग, देखो नारी आ गया यहाँ पे, बस खाली किसके बारे में, महिलाओं के बारे में बात होगा, नारीत्व के बारे में बात होगा, क्या क्या उनको समस्याएं फेस करना पड़ता है ना, उनके साथ कैसे रीति को कुरीति जो में तब्दील हो चुका था उसको उनको फेस करना पड़ता है, जबरदस्ती वो नहीं भी चाह रहे फिर भी सती प्रथा में उनको भी जलना पड़ रहा है, बाल विवाह करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर दलित विमर्श आ जाएगा, इसमें आपको जो निम्न वर्ग के होते हैं, जैसे अभी आपको इसमें तुलसी राम जी का पढ़ना है, उन्होंने वो खुद एक ये बैकग्राउंड से थे और उन्होंने अपने उनके साथ क्या क्या हुआ था, क्या क्या कठिनाई, क्या क्या उनको फेस करना पड़ा था। उनका चिकन पॉक्स हो गया था, उसके कारण उनका एक आंख क्या हो गया था, खराब हो गया था, मतलब वो डिसऑर्डर हो गया था। ठीक है, तो उनकी आंखों की रोशनी चला गया, तो फिर उन्हें क्या अपशगुन मानने लगा, उन्हें बहुत उन्हें कठिनाइयों का, तो उन्होंने खुद इसका ऑटोबायोग्राफी लिखा है जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद दलित वर्ग हो गया, फिर यही आपको खास करके पढ़ना है। ठीक है, तो फिर आपको जनजाति वर्ग भी पढ़ना है, जो जनजाति का है, कैसे उन्हें अपने वो खुद इतने बड़े संरक्षक थे जो जंगल की सेवा नहीं, मतलब उनकी रक्षा करते थे, ये करते थे, लेकिन खुद उन्हें क्या कट ऑफ कर दिया गया, इंडस्ट्री बैठा दिया गया। तो यहाँ पे ये सब हम लोग देखेंगे। तो यूनिट 1 में आपका देख लीजिए क्या क्या सिलेबस है। हिंदी में असीमता केंद्रित विमर्श का स्वरूप देखना है, असीमता केंद्रित विमर्श की अनिवार्यता देखना है, हिंदी साहित्य में नारी विमर्श, हिंदी में दलित विमर्श, और एक क्या आपका जनजाति विमर्श और बाल विमर्श। बाल विमर्श में आपको ये देखना पड़ेगा कि बाल मजदूरी वगैरह जो होता है वो सब यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका वृद्ध विमर्श भी है, बुढ़ापा का है यहाँ पे। तो ये सब विमर्श शब्दों के आगे विमर्श लग गया, दैट मीन क्या, उसका बैकग्राउंड जानेंगे कि क्या क्या उनका अनुभव रहा है, क्या कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है उनको। ठीक है, उनका यहाँ पे बैकग्राउंड जानने का कोशिश करेंगे, और उनके दबे हुए आवाज को, जितना सारा विमर्श पड़े अब 4-5 तरह का, उनके दबे हुए आवाज को हम लोग क्या करेंगे, साहित्य के जरिए दुनिया के सामने लाने का प्रयास करेंगे। ओके, और आपका यूनिट 2 में देखिए आपको 2 आत्मकथाएं पढ़ना है। आत्मकथाएं मतलब बच्चा ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, जो लेखक खुद अपना लिखता है अपने ही जीवन के बारे में। तो असीमता केंद्रित मतलब वही, असीमता का वर्ड मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी, ये भी आपको याद रखना है, पहचान। ठीक है, फिर एक कहानी वह भी, जो किनका है, मन्नू भंडारी का है, जो खुद एक अपने आप को उस टाइम के एक आधुनिक महिला बनाना चाहती थी, जो उसके फादर जो पिता थे वो खुद उनके खिलाफ थे, वो चाहती थी अलग अलग नुक्कड़ नाटक ये वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी, लोगों का सोच बदलने का प्रयास करती थी। तो उन्हीं का, मन्नू भंडारी का इसमें उनका स्वयं का अपना जर्नी को बताया। फिर यहाँ पे आपको हिया है ना, मुर्दिया है, जो कि किनका है, तुलसी राम जी का। ये भी दलित वर्ग से बिलोंग करते थे, और इन्होंने अपना वही जो बताया है आपको, वो था कि स्मॉल पॉक्स हो गया था और ऐसे वैसे, फिर उन्होंने अपने पढ़ाई के जरिए, कलम के जरिए इतना आगे बढ़े वो। ठीक है, ये आपको कुल मिलाकर 2 है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं।
देखो बच्चा, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? ज्ञान सागर में मिलेगा, जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में मिलेगा। ओके, अब तो खैर सेमेस्टर 7 में आ गया, तो अब 8 आपका है, अदरवाइज देख लीजिएगा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा काम कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग समझने का प्रयास कर सकते हैं कि असीमता होता क्या है। ओके, तो जैसे कि हम लोग ऊपर में वन वर्ड में बात की थी कि पहचान होता है, तो उसी का यहाँ पे थोड़ा इलेबोरेट करके लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? व्यक्ति या समुदाय की विशिष्ट पहचान और अस्तित्व बोध को असीमता कहते हैं। कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई पूरा समुदाय, कोई कम्युनिटी हो सकता है ना? किसी एक व्यक्ति पे भी बात हो सकता है और किसी एक समुदाय पे भी बात हो सकता है। दोनों का असीमता का मतलब सेम होता है, उसकी पहचान होता है। ठीक है? क्या उसकी अस्तित्व है, क्या उसका एग्जिस्टेंस का महत्व है। ओके, वो हमारे को बताता है, पता चलता है यहाँ पे। फिर आपका सेकंड में देखिए, असीमता केंद्र विमर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो असीमता केंद्रित विमर्श, इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन मोटो क्या है? क्या है भाई? तो उपेक्षित, शोषित और हास्य पर स्थित वर्गों की पहचान, अधिकार और समस्याओं को साहित्य में सामने लाना। क्या जो ऊपर हम लोग बात किए थे कि साहित्य के जरिए किसको, उसको आगे लेना, जो किस पे हो रहा है, वो शोषित हो रहा है, उस पे शासन किया जा रहा है, वो लोग क्या है, एकदम पिछड़ा हुआ है। ठीक है, वो आ नहीं पा रहे, अपने बात को रख नहीं पा रहे, बस एज ए एलिमेंट खाली वोट देने के लिए वो लोग यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो उसी के, उनके अधिकारों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, हिंदी साहित्य में नारी विमर्श क्या है? तो वही सेम चीज होगा। क्या है भाई? स्त्री की सामाजिक, सामाजिक कहने का मतलब उसका सोसाइटी में क्या अस्तित्व है, क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है। ठीक है, उनका आर्थिक क्या है, वो क्या फुल्ली डिपेंड है या आधा वर्ग अपने से कुछ काम वाम करके भी चलाते हैं, तो वो इसी पे बात पे है, आर्थिक पे है। ओके, पहले क्या था कि पहले घर के सारे सदस्य काम करते थे, फिर बीच में आया कि नहीं, स्त्री बाहर नहीं निकलेगी, है ना? तो आप लोग भी जानते हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद फिर ऐसा आया है कि फिर अब स्त्री फ्रीडम किसको समझती है? नौकरी करना को समझती है, जो कि समझना नहीं चाहिए। चलिए, फिर आपका राजनीतिक हो गया, सांस्कृतिक स्थिति हो गया, मतलब ऑल ओवर हम लोग को देखना है, सोशल भी देखना है, इकोनॉमिकल भी देखना है, पॉलिटिकल भी देखना है, कल्चरल भी देखना है, तथा उसके अधिकारों से सम्मत विमर्श को नारी विमर्श कहते हैं। और उससे जो रिलेटेड जो भी विचार विमर्श, जो समस्याएं, जो अनुभव है, उसी को हम लोग नारी विमर्श कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है हमारा यहाँ पढ़ने का बच्चा? तो स्त्री को समानता, इक्वालिटी मिले, ठीक है, स्वतंत्रता मिले, फ्रीडम मिले, सम्मान मिले। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या मिले भाई? सम्मान मिले। अब स्वतंत्र, ठीक है, जाओ तुम काम करो, और आके 4 को गाली दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तो वैसे स्वतंत्रता का क्या करे आदमी, है ना? उसके बाद क्या है? अधिकार दिलाने की चेतना विकसित करे, मतलब ऑल ओवर क्या है, ये जागृत करने का एक अच्छा क्या है, केंद्र है, सेंटर है। नेक्स्ट है आपका दलित विमर्श, किस वर्ग की समस्या को अभिव्यक्त करता है? तो जैसे नारी का क्या हो गया, सारे विमेन से हो गया, वैसे दलित विमर्श का क्या होगा, वो दलित वर्ग से हो जाएगा। तो पर देखिए, सामाजिक रूप से शोषित, हमेशा इस पे क्या किया गया है, शोषण किया गया है, और वंचित, वंचित मतलब सारे उसके अधिकारों से, उनके सम्मान से, उनके स्वतंत्रता से, सब से उनको क्या कर देना, वंचित कर देना, उनको क्या कर देना, दूर कर देना, और उनकी समुदाय की समस्या और अनुभवों को ये क्या करता है, अभिव्यक्त करता है, मतलब एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा कि दलित विमर्श का प्रमुख आधार क्या है? तो क्या है इसका प्रमुख आधार? सामाजिक समानता। कब दलित वर्ग अब हमारे सामने या हमारे साथ खड़ा होके चल सकते हैं? कब हो सकता है भाई? तो जब उनको क्या मिलेगी, सामाजिक समानता मिलेगा। सरकार कितनों उसको आगे रिजर्वेशन दे दे, ये दे दे, वो दे दे, लेकिन जब हम लोग एक दूसरे को क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक सामाजिक समानता नहीं आ पाएगी, है ना? सम्मान, सम्मान करना होगा हर एक वर्ग का, कोई भी हो, दलित हो, उच्च हो, निम्न हो, ठीक है, मिडिल हो, सबका। न्याय, उन लोग को भी क्या मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा वर्ग का शोषण कर रहा है,
कुछ भी मार के चला गया, अरे वो छोटा जात का है क्या, उसके आगे सामने हाथ जोड़ के फिर भी खड़ा रहना। अगर आपने ठुकरा के मेरा प्यार देखा होगा तो देखा होगा, वो ठाकुर की बेटी रहती है, उसके बाप को कैसे जलील करता है ना। तो ये क्या हो गया, न्याय हो गया, जस्टिस हो गया। फिर जातिगत भेदभाव के विरोध की चेतना। अब ये जो जाति मतभेद जो हम लोग करते हैं, अब हम लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं, तो ये सबसे हम लोग को क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए, और दूसरों को सिखाना भी चाहिए कि ये सब क्या है भाई, गलत बात है। लेकिन कभी कभी हम लोग खुद बाइज्ड हो जाते हैं। देखो, जनजाति विमर्श किससे संबंधित है? अब हम लोग नारी पढ़ लिए, दलित पढ़ लिए, अब किसको पढ़ना है बच्चा? जनजातीय पढ़ना है। जनजातीय समुदायों के जीवन, संस्कृति, अधिकार, विस्थापन और सामाजिक समस्याओं से संबंधित विमर्श। वो जो ट्राइबल्स होते हैं, जो ट्राइब होते हैं, उनका जो कम्युनिटी होता है, उनके जीवन के बारे में पढ़ना है। उनके संस्कृति में क्या आ जाएगा, उनका रहन सहन क्या है, वो क्या मतलब अपना जीवन यापन करते हैं, उनके अधिकार के बारे में पढ़ना होगा कि जो सही में जो सरकार गवर्नमेंट जो दिया है, वो लोग वो उनका लाभ उठा पा रहे हैं या वंचित है। विस्थापन, सबसे मेन जनजाति का प्रॉब्लम विस्थापन। विस्थापन मतलब बच्चा डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं, जो माइग्रेशन बोलते हैं ना, वर्ड इंग्लिश में यूज करते हैं, माइग्रेट कर जाना। विस्थापन, एक दूसरे से जगह दूसरा जगह क्या करना, पलायन करना। क्यों करना भाई? उन लोग को पहले जंगल में ये में कोई भी थोड़ा सा कल्चर ऐसा था उन लोग का कि वो बाहर की दुनिया से क्या कट ऑफ रहना चाहते थे, दूर रहना चाहते थे। लेकिन जब इंडस्ट्री हो गया, ये हो गया, तो धीरे धीरे वनों की कटाई हो गया, तो ये सब के कारण उनको क्या करना पड़ रहा है, विस्थापन करना पड़ रहा है। बहुत ऐसे कम ट्राइब और जनजाति होंगे जो मिल के रहना चाहेंगे, और कुछ क्या चाहेंगे, नहीं भाई हमारी अपनी दुनिया, हम अपना जो करें। तो वैसे होता है, समझाना बहुत कठिन होता है, तो उनका वो विस्थापन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। फिर उनको क्या क्या, उनको सामाजिक समस्याएं थे, वो लोगों से अच्छे से घुल मिल नहीं पाते थे, उनका रहन सहन पहनावा बिल्कुल अलग था, है ना। तो ये सब है। फिर देखिए, बाल विमर्श हो गया। बाल विमर्श में क्या आएगा, तो बालक और उसके अधिकार, विकास, शिक्षा तथा सामाजिक समस्याएं। एक बच्चे को क्या क्या अधिकार है, उनके विकास के बारे में, ठीक है, उनकी शिक्षा के बारे में, और उनका समाज में क्या क्या उनको ये का कठिनाई, जो इसमें बाल श्रम वगैरह आ जाता है आपका। ओके। अब देखिए, वृद्ध विमर्श क्या है। तो वृद्धों की उपेक्षा, अकेलापन, आर्थिक असुरक्षा, स्वास्थ्य तथा सम्मान से संबंधित समस्याओं का इसमें क्या बताया जाता है, इसमें साहित्य में क्या लिखा जाता है इनके बारे में, इनके अकेलेपन के बारे में। जहाँ ना आपका पैर हाथ चलना बंद हो जाएगा, बस आपका वो थाली पहुंचा दिया जाएगा। आप अपने घर में खुद देखते होंगे कि आपका दादा दादी जी लोग के साथ आप लोग खुद ऐसा ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो बहुत गलत है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि सब कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके घर में ऐसा होता होगा। ठीक है, अब इससे डिबेट करने से नहीं होगा कि मैम हम लोग के यहाँ नहीं होता है, क्योंकि हम बहुत जगह देखे हैं और इसका रेशियो ज़्यादा है। ठीक है। फिर आर्थिक असुरक्षा, अब तो वो कुछ किसी काम करने लायक है नहीं, अगर पेंशन मिल रहा है तो थोड़ा इज्जत पानी भी मिलेगा, अदरवाइज और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है। स्वास्थ्य संबंधी हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उन पे पैसा लगाना हम लोग ये व्यर्थ समझने लगते हैं कि बस पैसा खर्चा होगा, है ना। तथा सम्मान संबंधित समस्याओं का सम्मान भी नहीं करते, वो हमें पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, हमें काबिल बनाते हैं, उसके बाद हम लोग उनके साथ वही करते हैं। ओके। इस चीज से बचना है आप लोग को। आप आज दिन अच्छे कर्म करेंगे तो कल आपके साथ अच्छा ही होगा। अब देखो, विकलांग विमर्श है। विकलांग विमर्श में भी वही, उनका सम्मान अवसर नहीं मिलता है, यही सब है कि क्या क्या उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। किन्नर विमर्श हो गया। ठीक है, इसमें आपका उनकी पहचान, उनके क्या अधिकार है, उनकी क्या सामाजिक स्थिति है। ओके। फिर है आपका 12 में असीमता केंद्र विमर्श की अनिवार्यता क्यों है, क्यों इसका ये असीमता केंद्र सेंटर भाई इसकी जरूरत है, अनिवार्यता है। तो देखिए, क्योंकि यह समाज के लिए हास्य पर स्थित समुदायों की आवाज को साहित्य और समाज के सामने प्रस्तुत करता है। अब एक एक दलित नारी जिसपे किन्नर, जिसपे ये चीज हो रहा है और जिसपे बीत रहा है, वो तो ये बताने नहीं आ पाएंगे, तो उसके जरिए वो बताएंगे भी तो कैसे, एक साथ में 10 आदमी को, 20 आदमी को। अभी सोशल मीडिया है तो चलो ठीक है भाई, वायरल भी हो सकता है। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया जो काम कर रहा है, वो पहले क्या हमारे साहित्य करता था, हमारी किताबें, हमारी पुस्तकें करती थी। ओके। चलो, नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर, असीमता विमर्श साहित्य को किस प्रकार प्रभावित करता है।
तो असीमता विमर्श है जो पहचान का जो ये क्राइसिस है, चाहे जो भी है, तो ये कैसे साहित्य को हमारे लिटरेचर को कैसे ये प्रभावित करता है। हम लोग को एक लाइन बहुत अच्छे से पता है क्या है साहित्य समाज का क्या है दर्पण है। हमेशा आप लोग पढ़ते होंगे साहित्य समाज का दर्पण है। इट मीन्स क्या हुआ बच्चा कि जो हमारा समाज में जो चल रहा है, जो जहाँ पे नारी का क्या स्थिति है, विकलांग का क्या स्थिति है, ट्रांसजेंडर का क्या स्थिति है, हमारा सांस्कृतिक, धार्मिक क्या स्थिति है, सारा हमारा किससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, हमारा समाज से किस पे होता है, साहित्य पे होता है। ठीक है, साहित्य कोई भगवान आके नहीं लिखते हैं, यहाँ के रहने वाले लोग ही लिखते हैं, है ना। तो और समाज किससे बना है, एक एक लोग से ही मिलके बना है, तो ऑब्वियस सा बात है ना। चलो, अब हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के बारे में चलते हैं, बाकी सब वही घुमा फिरा के यहाँ पे दिया हुआ होगा। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा जो वीवीआईवी है आपका। क्या क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी अक्षमता केंद्रित विमर्श से आप क्या समझते हैं। इतना देर जो हम लोग भाषण दिए उससे आप क्या समझते हैं, इसके स्वरूप एवं प्रमुख विशेषताओं की विस्तार से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो हम लोग असीमता का अर्थ समझ लिए, बट फिर भी एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं। ओके, असीमता का अर्थ व्यक्ति या समुदाय की अपनी पहचान, अस्तित्व, आत्मसम्मान और विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पहचान से है। हम लोग टूटे फूटे शब्दों में जो बात किए थे, अभी हम लोग को क्या मिल रहा है, एक बढ़िया सेंटेंस मिल रहा है कि क्या होता है भाई, उसकी पहचान से है, उसके अस्तित्व, उसके एग्जिस्टेंस से है, उसके आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट से है, उसके विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पहचान से, उसका सोसाइटी में क्या उनका रोल है, उनका सांस्कृतिक यानी पहनावा ओढ़ावा खान पान क्या है, उस पहचान से है। और ये पहचान कौन ला रहा है सामने, हमारे सामने आज जो हम पढ़ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, उनके गुण के बारे में, उनके दोष के बारे में, उनके दुख के बारे में, उनके सुख के बारे में कैसे जान रहे हैं, तो हम साहित्य की वजह से ही जान रहे हैं, है ना। जब साहित्य में किसी व्यक्ति या समुदाय की पहचान, अधिकार, स्वतंत्रता, सामाजिक स्थिति और उसके साथ होने वाले भेदभाव एवं शोषण को केंद्र में रखकर विचार किया जाता है, तो उसे उसे असीमता केंद्रित विमर्श कहा जाता है। जब ये सब उनके भेदभाव, जो शोषण हो रहा है, जो दिक्कत उनको फेस करना पड़ रहा है, तो जब वो सब हम लोग पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, असीमता विमर्श केंद्रित विमर्श। ओके, चलो, अब देखिए ये इसका इंट्रो है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसका स्वरूप क्या है। तो हम लोग ऊपर में पढ़े थे भाई क्या क्या इसका स्वरूप है। तो देखिए नारी विमर्श है, जो अपने क्या, अपने स्वतंत्रता, अपने सामाजिक स्टेटस स्थिति के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में, उनके आर्थिक आत्मनिर्भरता, मतलब जो फाइनेंशियल वो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लैंगिक समानता, उनको जो लिंग के कारण उनके क्या उनके घर में उसके बेटे को भेजा जा रहा है बढ़िया स्कूल, बेटी को भेजा ही नहीं जा रहा है, काम करवाया जा रहा है, बर्तन धोया जा रहा है, तो ये सब क्या हो गया, लैंगिक असमानता हो गया। ओके, फिर पितृसत्तात्मक मतलब क्या भाई कि जो भी हमारा बिलोंगिंग्स है, वर्चस्व, वो क्या पुरुष प्रधान हो जाए, स्त्री का उसके नाम का घर नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, उसी को बोला जाता है। ठीक है, फिर व्यवस्था पर विचार किया जाता है, तो उसको क्या हम लोग नारी विमर्श कहते हैं। दलित वाला वही हो गया, उनके साथ किए गए भेदभाव से, उनके सामाजिक शोषण से, अस्पृश्यता से, जो छुआछात वाला जो हम लोग करते हैं, उनकी गरीबी से, असमानता के अनुभव को व्यक्ति अभिव्यक्ति देता है तथा समानता और सम्मान की मांग करता है। और ये सिर्फ बता नहीं रहा है हम लोग को, क्या कर रहा है, डिमांड भी कर रहा है, भाई क्यों ऐसे कर रहे हो, अच्छा से रहो, अच्छे से करो। ठीक है, हमारा धर्म है, सारे जाति मतभेद ये सब नहीं करने का। ओके, फिर देखो जनजातीय विमर्श है, तो यही इसका आपको याद रखना है, विस्थापन याद रखना है, इसके परंपरा संस्कृति ये सब आप लोग को, इनके अधिकार के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं, केंद्रित है ये सब के बारे में। बाल विमर्श वही है, उनके सुरक्षा से। अभी आप देख रहे होंगे कि एक वीडियो आया था कि वो अपनी बेटी को गंगा नदी या नर्मदा नदी कुछ ऐसा था, वो क्या कर रहा था, अपनी बेटी को फेंक दिया, है कि नहीं, तो ये क्या हुआ, बाल असुरक्षा ही हुआ ना। फिर मानसिक विकास से, उनके प्रति समाज में व्यवहार को केंद्र में रखता है।
वृद्ध वाला में उनकी आर्थिक निर्भरता हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सम्मान हो गया, ओके। विकलांग में यही आपका भेदभाव हो गया, उन्हें भी समान अवसर मिलना चाहिए, है कि नहीं? चलो, किन्नर वाला भी सेम है। अब इसकी प्रमुख विशेषता क्या है देख लो। हाथ से परिस्थित समुदायों को आवाज देना, सामाजिक असमानता के विरुद्ध प्रश्न उठाना, लोगों को जागृत करना कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, है ना? फिर आत्मसम्मान और अधिकारों की चेतना पैदा करना, बस उसके समस्याओं के बारे में नहीं बता रहे, वो कैसे समाधान हो सकता है, कैसे उनको हम लोग थोड़ा आगे ला सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे चर्चा होती है। फिर रूढ़िवादी सामाजिक धारणाओं की आलोचना करना, रूढ़िवादी मतलब वही कि कोई भी रीति है जो कुरीति में बदल चुका है, फिर भी हम लोग वही मान रहे हैं कि क्या, कि लड़की को पिंक कलर पसंद है, लड़का को क्या पसंद है, कोई भी कलर, ठीक है। लड़की गुड़िया से खेलेगी, लड़का कार से खेलेगा, तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरियोटाइप बोलते हैं, रूढ़िवादिता बोलते हैं, ओके। फिर समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत अनुभव को सामाजिक संदर्भ से जोड़ना, फिर साहित्य को अधिक लोकतांत्रिक और समावेशी बनाना। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चा। अब देखो नेक्स्ट है असीमता केंद्रित विमर्श की अनिवार्यता पर विस्तार से प्रकाश डालिए। तो इसको आपको खुद से देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। क्या है भाई, पहचान की स्थापना के लिए क्यों है, क्योंकि पहचान के हम लोग क्या कर सके, स्थापना कर सके, अपना स्वतंत्र पहचान बना सके, सम्मान के साथ, सबको सम्मान का अधिकार है कि नहीं। फिर सामाजिक असमानता के विरोध के लिए, जो समाज में जो इनइक्वालिटी चल रहा है, असमानता चल रहा है, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। विरोध कब कीजिएगा, जब आपको पता होगा कि क्या चल रहा है। कुछ पता ही नहीं है तो आप क्या विरोध कीजिएगा। अभी साहित्य में आपको ये चैप्टर नहीं होता तो आपको पता चलता। हाँ। थर्ड में देखो, हास्य के वर्गों की आवाज के लिए, तो समाज के प्रभावशाली वर्गों की तुलना कमजोर वर्ग की आवाज कई बार दबा दी जाती है, आज भी दबा रही इस चीज, ये तो अभी भी बहुत ज्यादा है। चलो अस्पृश्यता छुआछूत थोड़ा कम भी हुआ है, लेकिन ये वाला चीज अभी तक कम नहीं हुआ है ना, जिसको हम लोग अभी भी फेस कर रहे हैं। चार में बच्चा आत्मसम्मान की भावना के विकास के लिए, सब में क्या, सबको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, आत्मसम्मान चाहिए, इसके विकास के लिए हम लोग को प्रेरणा देता है ना। सामाजिक न्याय के लिए, हमें भी न्याय मिल सके, रूढ़ियों के विरोध के लिए जो बना हुआ है ना, रूढ़ी धारणा, तो ये सबको खत्म करने के लिए। फिर क्या है, साहित्य को व्यापक बनाने के लिए बहुत विस्तार, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज क्या हो जाए, अछूता रह जाए। साहित्य क्या है, सब चीज को क्या करना चाहता है, कवर करना चाहता है, समाज को, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारे विचार को, मतलब ऑल ओवर, ठीक है। चलो, फिर हमारा हिंदी साहित्य में नारी विमर्श के स्वरूप, उद्देश्य एवं महत्व की विस्तार से कीजिए। ये वाला आप लोग पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मेन आपको समझ में आ गया है कि हर चीज में क्या क्या रहना चाहिए कंटेंट, तो इस हिसाब से आप पढ़िएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगी। नारी की सुरक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए, आत्मसमानता के लिए, आत्मनिर्भर के लिए, विवाह और परिवार में निर्णय की स्वतंत्रता, ये तो अभी भी हम लोग के पास नहीं है बच्चा, है ना। चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, हिंदी साहित्य में दलित विमर्श की अवधारणा, स्वरूप और महत्व की विस्तार से चर्चा कीजिए। बस सेम आपको उसमें लिखना है। जातिगत भेदभाव, सामाजिक शोषण, आत्मसम्मान, शिक्षा, है ना। 5 में हिंदी में जनजातीय विमर्श की अवधारणा, प्रमुख समस्याओं और साहित्यिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। हमको लगता है अगर आप अच्छे से नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो आराम से बना के लिख के आ जाइएगा, जो थोड़ा भी तेज रहेगा। देखिए, भूमि से विस्थापन हटा दिया जाता है उनको, या हम लोग कोई माइनिंग करने के लिए या कोई इंडस्ट्री बैठाने के लिए, है ना। वन अधिकार, वो उनके स्वामी कहलाते हैं। फिर देखो, सांस्कृतिक संरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य, आर्थिक समस्या, ये सब है। नेक्स्ट में बाल विमर्श और वृद्ध विमर्श की आवश्यकता है, महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालिए। ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन नारी, दलित और जनजाति तीनों करके जाइएगा बढ़िया से। तेरी विकलांग विमर्श और किन्नर विमर्श की अवधारणा तथा सामाजिक महत्व की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ये सब सारा स्वरूप है आत्म केंद्रित वाला का, याद रखना है आपको।
अब यूनिट 2 से हम लोग करेंगे, एक इसका क्वेश्चन करेंगे, एक आपका तुलसी राम जी वाला करेंगे। चलिए, तो प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है भाई, एक कहानी यह भी, जो किनका है, हमारे मन्नू भंडारी जी का, और क्या है बच्चा, आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी है। चलिए, तो देखते हैं इसका आंसर। तो एक कहानी यह भी प्रसिद्ध कवि लेखिका किनका है, मन्नू भंडारी का है, ठीक है, कि आत्मकथात्मक रचना है, जिसमें लेखिका ने अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक संबंधों, संघर्षों तथा साहित्यिक जीवन के अनुभवों को ईमानदारी और आत्मविश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया। इसमें इन्होंने क्या क्या बताया, अपना व्यक्तिगत जीवन, जो उनका पर्सनल इंडिविजुअल जो उनका लाइफ है उसके बारे में बताया, पारिवारिक संबंध, उनका परिवार में सबके साथ कैसा रिलेशन था, जैसे उनके फादर के साथ मतभेद हमेशा चलते रहता था, फिर उनके क्या क्या स्ट्रगल रहे हैं एक लड़की होने के नाते, और उनका जो साहित्यिक जीवन के अनुभव है, जो उनका साहित्य के जीवन में जो उनका अनुभव एक्सपीरियंस था, उन्होंने क्या ईमानदारी से बताया, ठीक है। यह रचना केवल एक व्यक्ति की जीवन कथा नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति और स्त्री की स्थिति पर भी विचार किया गया, और ये उनका एक इंडिविजुअल इशू नहीं था, ये क्या एक सोशल इशू माना गया। अब इसका स्वरूप देखिए। इस रचना में मन्नू भंडारी ने अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों को स्वयं की दृष्टि से प्रस्तुत किया। जैसे पहले ही उन्होंने क्या बता दिया है कि ये एक व्यक्तिगत जीवन के बारे में है, तो वो सबका नहीं, वो अपने क्या सोचती, उनका आचार विचार क्या है, वो उनके बारे में बताया। लेखिका के जीवन में परिवार, शिक्षा, साहित्य, विवाह और व्यक्तिगत संबंधों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और ये ऐसा भी नहीं कह रही है कि बस हम साहित्य में रहेंगे चाहे कुछ भी, उन्होंने अपने परिवार को भी महत्व दिया है, अपनी शिक्षा को दिया है, साहित्य जीवन में दिया है, विवाह को दिया है और व्यक्तिगत संबंधों को भी दिया है। इन अनुभवों के माध्यम से स्त्री के आत्मसम्मान और स्वतंत्र व्यक्तित्व का प्रश्न उभर कर सामने आता है। अब देखिए नारी असीमता क्या है, तो वही रचना की दृष्टि से क्या आत्मसम्मान होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, आत्मनिर्णय मतलब सेल्फ डिसीजन, कोई चीज़ में आप निर्णय भागीदारी ले रहे हो, जैसे आपके घर में कुछ हो रहा होगा तो पहले देखते होंगे, अब पहले का बात नहीं बता रहे हैं, अभी का ही बात बता रहे हैं। जैसे कि मेरे घर में कोई डिसीजन होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, पापा और मम्मी में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए, वो ये चीज़ होना चाहिए, लेकिन बाद में क्या होता है, मम्मी जीतती है। आप लोग के भी घर में भी ऐसा होता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे घर में क्या होता होगा कि उसके ये को सुनना ही नहीं है, उसका दृष्टिकोण के, उसके बातों को क्या करना है, स्त्री की बातों को सुनना ही नहीं है, ये अपने मन से सब कुछ करते हैं। तो वो भी क्या है, ये हुआ कि क्या हुआ निर्णय कि हाँ भाई वो चाहती है तो वो क्या कर सकती है, वो खुद निर्णय ले सकती है, लेकिन वो लेती नहीं है परिवार को देख के। तो वही बात है, क्योंकि जो माएँ होती है, जो स्त्रियाँ होती है, बहुत ही नाजुक भावुक होती है ना। फिर देखिए भावनात्मक संघर्ष हो गया, जो उनका इमोशनल जो वो फील कर रही है, स्ट्रगल कर रही है ना। पारिवारिक जीवन हो गया, एक साहित्यिक पहचान हो गया। अब इनके यहाँ पे साहित्यिक जीवन के बारे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए। मन्नू भंडारी हिंदी की नई कहानी आंदोलन की महत्वपूर्ण लेखिकाओं में मानी जाती है। नई कहानी आंदोलन की ये भी रही हैं, महत्वपूर्ण योगदान इनका भी रहा है। उनके साहित्य में सामान्य मध्यवर्गीय जीवन, स्त्री पुरुष संबंध और सामाजिक यथार्थ प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। जो वो लिखती है वो क्या कह रहता है उसमें, मध्यम वर्ग मिडिल क्लास के बारे में रहता है, एक स्त्री और पुरुष का क्या संबंध होता है उसके बारे में रहता है। जो सामाजिक यथार्थ है, सामाजिक यथार्थ मतलब जो एक्चुअल में जो चल रहा है, आडंबर जीवन के बारे में नहीं है, जैसे गांव देहात में जो उनके साथ सही में गलत हो रहा है कि सही में अच्छा हो रहा है, मतलब नमक मिर्च लगा के नहीं कि हाँ ये चीज़ उसको एंटरटेनमेंट लगेगा, जनता को जनमत को ये उनको पसंद आएगा, तो ये नहीं। जो यथार्थ है, अब आपको आए पसंद नहीं आए, आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, उसी को क्या बोला जाता है, सामाजिक यथार्थ बोला जाता है। ओके, यही है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका मन्नू भंडारी की एक कहानी में यह भी में पारिवारिक एवं साहित्यिक जीवन के संघर्षों में का चित्रण कीजिए। तो ये आप देख लीजिएगा, और कैसे देखिएगा, मन्नू भंडारी आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, उसका आपका 10 मिनट का वीडियो रहेगा, ये रहेगा, जो भी रहेगा आप आराम से देखिएगा, उसके बाद सारा कुछ आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इतना ये है, नहीं तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहा है।
नेक्स्ट है आपका तुलसी राम की मूर्तियाँ आत्मकथा का परिचय देते हुए इनमें चित्रित दलित जीवन, सामाजिक विषमता और संघर्ष का वर्णन कीजिए। VVI इसको हम लोग यहाँ पे अभी क्या करेंगे, डील करेंगे। मूर्तियाँ का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ये शमशान घाट समझ लीजिए एक प्रकार का, एक गांव में जहाँ पे सब कुछ जलाया जाता है उसको यहाँ पे क्या मूर्तियाँ बोला गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें लिखा हुआ। मूर्तियाँ हिंदी दलित आत्मकथा साहित्य की महत्वपूर्ण रचना है। इसमें लेखक तुलसीदास मतलब क्या जाना, तुलसी राम है, ठीक है। इसमें लेखक ने अपने बचपन, ग्रामीण जीवन के अनुभवों के माध्यम से दलित समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। मतलब एकदम एक्चुअल, रियल, ईमानदारी से किया है। इसमें उन्होंने अपने ग्रामीण जीवन, जो गांव में लोग रहते हैं, क्या क्या समस्याएं होती है, कैसा माहौल रहता है उनका, उन्होंने यहाँ पे अपने अनुभव को बताया है, अपनी संस्कृति को बताया, अपने आर्थिक स्थिति को बताया है। अब देखिए मूर्तियाँ का क्या अर्थ होता है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या है, मूर्तियाँ शब्द का रचना के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से जुड़ा है। यह शीर्षक ग्रामीण जीवन की कठोर वास्तविकताओं को लेखक के बचपन के अनुभवों का संकेत देता है। अब फिर देखिए आपका दलित जीवन है, जहाँ पे क्या होगा, अब एक गांव में 10 किस्म के लोग रहते हैं, 10 जाति के लोग रहते हैं। तालाब में कोई नहाने जाएगा तो अरे अपना कपड़ा अलग रखो, है कि नहीं। तो यही सब क्या होता है, भेदभाव होता है। आपका घर में जाके थोड़ी ना भेदभाव करेगा, नदी नाला तालाब कुआं मंदिर ये सब में होगा। तो यहीं पे उन्होंने बताया है कि क्या क्या समानता होती थी और क्या वास्तविकता थी। सामाजिक विषमता में क्या है भाई, मूर्तियाँ में जातिगत भेदभाव प्रमुख विषय, सामाजिक स्तर पर ऊंच नीच की भावना, छुआछूत, सामाजिक दूरी जैसी स्थितियाँ दलित को प्रभावित करती है। तो इससे क्या होता है, बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, डर जाता है ना, वो खुद दूर रहने लगेगा। आर्थिक संघर्ष भी करना पड़ता है, क्योंकि उनको बहुत कठिन परिश्रम, बहुत हार्ड वर्क उनको करना पड़ता है ना। चलो नेक्स्ट आपका एक कहानी, यह भी मूर्तियाँ के संदर्भ में असीमता के केंद्रित आत्मकथा की विशेषताओं का महत्व की विवेचना कीजिए। यही आपका वीडियो, यही आपका जो भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कीजिएगा, इससे मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन आएगा कि हाँ भाई बनाना है वीडियो। चलिए थैंक यू, बाय।